Hello everybody, myself Deeksha Sharma, student of RKG Educational College, B.Ed 3rd semester. So students, today we will discuss about the topic LPG. LPG stands for liberalization, privatization and globalization. So today we will discuss about these three topics in detail. Liberalization, the loosening of government controls, although it is associated with the relaxation of laws. Liberalization का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी भी एंटरप्राइज या उसकी एक्टिविटीज से लूजन अप होने लगे, मीन्स छूटने लगे. Although it is associated with the relaxation of laws से हमें जो भी relaxation मिलता है, liberalization उसी से associate करता है. Liberalization is most often used as an economic term. In particular, it refers to reduction in restriction on international trade and capital. Liberalization जो most often use होता है वो एक economic term के तरह यूज़ होता है. पर्टिकुलरली लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आप जो भी इंटरनेशनल ट्रेड या कैपिटल कर रहे हैं उन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं उन सब को रिड्यूस कर देना, उन सब को हटा देना. सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आपके ट्रेड या कैपिटल पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस या जो भी रिडक्शंस लग रहे हैं उन सब को हटाना. Now what are the main objectives of liberalization? So two main objectives of liberalization are: first, to boost international foreign investment, industrial production and technology competitiveness. इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्रियल जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसको, और जो भी आपकी टेक्नोलॉजी में कॉम्पिटिटिवनेस है, मींस आपकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे आपकी टेक्नोलॉजी में जो भी कंपटीशन लेवल चल रहा है, इन तीनों ही चीज़ों को बूस्ट अप करना, मींस एक सर्टेन लेवल पे लेके आना. ये नहीं कि आप एक पुराने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो अप करते रहें. नेक्स्ट, टू इंक्रीज द इंडियन गुड्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट्स में जो इंडिया के गुड्स हैं उनकी पोजीशन को इंक्रीज करना. सो टू मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स लिबरलाइजेशन के क्या थे? एक तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन गुड्स की पोजीशन को इंक्रीज करना, दूसरा इंटरनेशनल फॉरेन में जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इन तीनों ही चीज़ों को बूस्ट अप करना. नेक्स्ट, प्रोज ऑफ लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों, क्या फ़ायदा है लिबरलाइजेशन को एमर्ज करने का? सो फर्स्ट वन इज रिमूविंग tariff barriers and therefore reducing the products or service prices for consumer. जब आप इंटरनेशनल ट्रेड और उसकी कैपिटल पे लगे हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और उन पे जो भी सर्विस मिल रही कंज्यूमर को उनका भी प्राइस रिड्यूस हो जाएगा. सो ये एक बेसिक प्रोज था, बेसिक एडवांटेज था लिबरलाइजेशन को इमर्ज करने का. तो लिबरलाइजेशन ने क्या किया था, जो टैरिफ बैरियर्स थे या जो भी रिडक्शन और रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड या उसके कैपिटल पे, उन सबको उन्होंने रिमूव कर दिया था. तभी उसी की वजह से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस थे कंज्यूमर्स के लिए वो भी रिड्यूस हो गए थे. Trade liberalization will increase competition from abroad. ट्रेड लिबरलाइजेशन ने क्या किया था, अब्रॉड मीन्स फॉरेन से यहाँ पे कंपटीशन जो था उसको इंक्रीज कर दिया था, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा दिया था. नेक्स्ट, एनकरेज इनकमिंग इन्वेस्टमेंट. जो भी इन्वेस्टमेंट इनकमिंग था
उसको उन्होंने और इनकरेज किया था कि हाँ आप हमारी इंडियन मार्केट में आइए, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पैटर्न को फॉलो अप करके आप हमारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए। इस चीज़ को लिबरलाइजेशन ने बढ़ावा दिया था, ना कि उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल को बढ़ावा दिया था। हर चीज़ की अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, उसके कुछ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो लिबरलाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या था? पहला, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज हो गई थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को भी खरीद सकें, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था। नेक्स्ट, लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट्स। अब जब लिबरलाइजेशन में उन्होंने जो भी इंटरनेशनल ट्रेड कैपिटल या मार्केट था उस पर जो भी रिडक्शन या जो भी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे उनको उन्होंने टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया और उन्होंने अपनी डोमेस्टिक यूनिट्स को लॉस कर दी, डोमेस्टिक यूनिट्स पे अपने उन्होंने लॉस बेयर आउट कर दिया लिबरलाइजेशन को एमर्ज करने पे। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन नेशन। जो सबसे बेसिक डिसएडवांटेज लिबरलाइजेशन के एमर्ज होने पे हुआ वो ये था कि जो यहाँ के लोग थे वो पूरी की पूरी तरीके से फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हो गए थे हर चीज़ के लिए। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। एक जो डेवलपमेंट होता है वो एक अनबैलेंस तरीके से था, एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, चीज़ें अपनी जगह बैलेंस वे में नहीं थी। नेक्स्ट वी कम विद द प्राइवेटाइजेशन। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। जब किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज की ओनरशिप या प्रॉपर्टी, किसी भी बिजनेस की, एंटरप्राइज की या प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है जो वो ट्रांसफ़र हो जाती है गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर के पास, मीन्स पहले जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएल क्या होता है? बिजली विभाग। तो बिजली विभाग अभी तक क्या था? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर था, लेकिन अब उसको पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब उस जो ट्रांसफ़र हुआ है ओनरशिप का, इस फैक्टर को हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन। The government ceases to be the owner of the entity or business. The process in which a public traded company is taken over by a few people is also called privatization. वो सारी एंटरप्राइजेस, वो सारे बिजनेस अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर चला रहा था उसकी ट्रांसफ़र कुछ पीपल ले लेते हैं तो उसको भी हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने यूपीपीसीएल का एग्जांपल दिया, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे फॉलो अप हो रहा कि अभी तक बिजली विभाग पूरा का पूरा सरकार के अंदर आता था, अब सरकार ने उसी को पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर कर दिया, तो अब वो किसके अंदर कहलाया जाएगा? अब वो प्राइवेटाइजेशन का डिपार्टमेंट के अंदर आएगा ना। प्राइवेटाइजेशन प्रोज एंड प्राइवेटाइजेशन कॉन्स। कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ। पहला, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर कोई चीज़ प्राइवेट सेक्टर में है तो उसमें आपको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, चीज़ों की हर चीज़ में वो बेस्ट होंगे गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में भी एक्सीलरेटेड। अब जब लोग प्राइवेट सेक्टर में डील करते हैं तो वो अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्राइज को डायनेमिक प्रोसेस का रखते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोग्रेस करते रहते टाइम टू टाइम। जिस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही होती है वो उसी का मेनली यूज़ करते हैं। बेटर सर्विस क्वालिटी। जितना अच्छा प्राइवेटाइजेशन डिपार्टमेंट होगा आपको उतनी ही अच्छी सर्विस उस जगह से मिलेगी। अब कॉन्स क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट की एक्सेस पे जाने में उसको लैक होता है, दिक्कत होती है, मेडिकल इक्विपमेंट इतने इजीली उनको नहीं मिल पाते हैं। मे क्रिएट प्राइवेट नेचुरल मोनोपोलीज। वो लोग अपने आप ही अपनी ट्रेडिंग जो कंपनीज होती हैं वो ऑपरेट कर देते हैं
प्राइवेट नेचुरल मोनोपोलीज के तहत, और मोनोपोली मीन्स वन मैन ओनरशिप। पब्लिक कंपनीज में बी सोल्ड टू चीप, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो बहुत ही सस्ते रेट्स में बिक जाती हैं, जो कि भी एक मेजर प्रॉब्लम है प्राइवेटाइजेशन के एमर्ज होने का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप लोग खुद जानते हैं, जो सरकारी बैंक्स होती हैं वहाँ आप अपनी वो लगाइए जो भी एप्लीकेशन है, फिर आपका काम देखिए कितने महीनों सालों बाद जाके होता है। उसी जगह आप एक प्राइवेट बैंक में जाइए, आप इधर जाएंगे नहीं, उधर आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, सारा काम फटाफट होना लगेगा। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है। प्राइवेट में हर काम बहुत ही टाइमली, विद इन द टाइम पीरियड, कॉस्ट एफिशिएंटली होता। गवर्नमेंट में कॉस्ट एफिशिएंट तो होता है लेकिन विद इन द टाइम पीरियड नहीं होता है, जिसका जब मन करता वो तब काम करके देता है। सो इसी चीज़ को ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन एमर्ज हुआ। टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन द इंडस्ट्री। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस को क्या था कि सरकार से पैसा तो आ ही रहा है इसको चलाने के लिए, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो इसको प्राइवेटाइजेशन करने का यही मोटिव होता है ताकि लोगों के बीच में कंपटीशन डेवलप हो, होड़ मचे चीज़ों को लेके। नेक्स्ट, टू जनरेट रिसोर्सेज फॉर अ डेफिसिट बजट। एक डेफिसिट बजट के लिए रिसोर्सेज को जनरेट करना। फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करना ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी से डील कर पाए। टू इनवाइट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल को वो इनवाइट कर सके, क्योंकि जब तक आप फॉरेन मार्केट से डील नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। टू अर्न फॉरेन करेंसी थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उधर से उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, और आप सबको पता है कि अपनी करेंसी के मुकाबले फॉरेन की करेंसी ज़्यादा होती है, तो इससे प्रॉफिट किसको होगा? हमें होगा। तो हम जितना ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे। टू एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद एफिशिएंसी। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे हम अपनी कंट्री का, लेकिन एक एफिशिएंट मैनर में, फुल एफिशिएंसी के साथ। टू एमर्ज वाइड पब्लिक ओनरशिप ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी कंट्री। हम एमर्ज करेंगे एक वाइड पब्लिक, वाइड मतलब बड़ी पब्लिक ओनरशिप को इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, जो कि कंपनी कंट्री में होगा। Now what are the disadvantages of privatization? Privatization के disadvantages क्या हैं? पहला, industrial sickness. Next, lack of welfare. Third, class struggle. Next, increase in inequality. Next, opposition by employees. Next, problem of financing. Next, increase in unemployment. Next, ignores the weaker sections of the society. Next, ignores the national importance. So these are the major demerits and disadvantages of doing privatization. Next, we come up with the topic, what is globalization? Globalization is the spread of products, technology, information and jobs across national borders and cultures. In economic terms, it describes an interdependence of nations around the globe fostered through free trade. Globalization का क्या मतलब होता है? अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना ताकि जॉब अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड कल्चर्स हो पाए। इकोनॉमिक टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस अराउंड द ग्लोब। जब आप ग्लोब के अराउंड इंटरडिपेंडेंटली अपने गुड्स को स्प्रेड आउट कर सकते हैं थ्रू फ्री ट्रेड, कि जिसका जहां मन करे वो वहां से ट्रेड कर सकता है, किसी पे किसी भी तरीके के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या रिडक्शन या ट्रेड बैरियर्स नहीं है।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्सेस टू न्यू कल्चर्स, जाहिर सी बात है जब आप अदर कंट्रीज से भी डील करेंगे तो आपको वहाँ के भी कुछ नए तौर तरीके पता चलेंगे। तो पहला बेनिफिट हमें ग्लोबलाइजेशन करने से क्या हुआ, हमने नई जगह के नए कल्चर्स के बारे में जान पाएंगे, एक्सेस टू न्यू कल्चर्स। नेक्स्ट, द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हम अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को स्प्रेड कर पाएंगे कि हाँ हमारे यहाँ भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी है और हम लोग भी इतने इनोवेटिव हैं। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट के लिए हम लोअर कॉस्ट रखेंगे, ये भी एक बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब आप ग्लोबलाइजेशन में डील करेंगे मीन्स आपका जहाँ मन करेगा आप इंटरडिपेंडेंस हैं टू डील इन कमोडिटीज़ अराउंड द ग्लोब, तो आपको फॉरेन करेंसीज भी मिलेंगी, फॉरेन करेंसीज मिलेंगी तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपके पास एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, आप न्यू मार्केट्स तक पहुँच सकते हैं। एक्सेस टू न्यू टैलेंट, आपके पास आप न्यू टैलेंट तक पहुंच सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन से। आप एक सर्टेन कंट्री के ही अंदर नहीं रह जाएंगे कि बस यही है, लोगों के अंदर बहुत बहुत से नए नए टैलेंट होते हैं जो कि शायद हमारे अंदर नहीं होते, तो वो हमें कहीं और से भी देखने को मिल जाएंगे। इंटरनेशनल रिक्रूटिंग, ऑब्वियसली जब आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे होंगे तो आप बाहर अक्रॉस द ग्लोब जॉब भी डिस्कवर कर रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में हमें मदद मिलेगी। Now, what is the main aim or objective of globalization? The aim of globalization is to secure socio-economic integration and development of all the people of the world through a free flow of goods, services, information, knowledge and people across all boundaries. जो मेन एम है ग्लोबलाइजेशन का वो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को सिक्योर करना, सोशियो इकोनॉमिक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जब आप फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स दे रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, नॉलेज उनको अपनी दे रहे हैं, जितने भी अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड बाउंड्रीज हैं उनके जो पीपल हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन एम क्या होता है? फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस को डेवलप करना और टू अमंग all the people who are staying across all boundaries of the world. Now, what are the pros and cons of globalization? वही चीज़, हर चीज़ की कुछ अच्छाई होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं। प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, आप आराम से अपनी कैपिटल का भी फ्री फ्लो मार्केट में कर सकते हैं। वाइड मार्केट फॉर कंपनीज के लिए बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं। ग्रेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको हर देश की कोई ना कोई नई खबर मिलेगी ही, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी ही। कल्चरल इंटरमिंगलिंग मीन्स अगर आप किसी भी अदर कंट्री से डील कर रहे होंगे तो आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा और उन्हें आपके कल्चर के बारे में पता चलेगा। तो दीज आर सम बेसिक प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, वाइड मार्केट फॉर कंपनीज, ग्रेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंटरमिंगलिंग। अब आ जाते हैं हम कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? पहला, वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब हर एंटरप्राइज, हर जो डीलर होता है वो इंटरनेशनल मार्केट से डील नहीं कर पाता है, सो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सा गैप क्रिएट कर देती है रिच और पुअर के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो जाती है। लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंडस्ट्रीज का डोमिनेट करते हैं ये लोग, मतलब उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एलपीजी?
LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट मीन्स रेगुलर यूज में लाने के रीजंस क्या थे, क्या ज़रूरत ऐसी लगी कि हमने LPG को इम्प्लीमेंट किया। पहला, एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिजल्टिंग इन हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग्स। जब हम कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का एक्सेस कर देते, ज़्यादा कर देते, रेवेन्यू से ज़्यादा, जितना हमारे पास रेवेन्यू होता उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं और उस पर खर्चा कर देते हैं, जो कि रिजल्ट किस में करता है, हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग से। गवर्नमेंट से हमें फिर और ज़्यादा पैसे लेने पड़ते थे, इस वजह से हमने LPG को इम्प्लीमेंट किया। ग्रोइंग इनएफिशिएंसी ऑन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करने में इनएफिशिएंसी ग्रो हो रही थी। ओवर प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज के ओवर प्रोटेक्शन होने में भी दिक्कत आ रही थी। मिसमैनेजमेंट ऑफ द फार्म एंड द इकोनॉमी, फार्म और इकोनॉमी के बीच में मिसमैनेजमेंट हो रहा था, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो पा रहा था। इंक्रीज इन लॉसेस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र या बेयर आउट करना पड़ रहा था। वेरियस डिस्टॉर्टेशन लाइक पुअर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बहुत सारे डिस्टॉर्शन हो रहे थे, जैसे कि पुअर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा था, हमें फॉरेन एक्सचेंज में शॉर्टेज हो रही थी और हम अब्रॉड से काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग ले रहे थे। नेक्स्ट इज लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हो गए थे। एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लेशन। So with this, here I am winding up with my class. Thank you, students.